चलिए, गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के कल की जो हमने थ्योरी क्लासेस में कुछ पढ़ी थी टॉपिक्स, उनसे संदर्भित एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इन प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है ये भी हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा, और ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पे कौन सा प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपको बताना है, ठीक है, कि गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कि ये 4 गुना हो जाएगी क्या, या बी आधी रह जाएगी, या सी दोगुनी हो जाएगी, या डी अपरिवर्तित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसके क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा कि आपको वस्तु का द्रव्यमान दिया है। क्या दिया है? वस्तु का द्रव्यमान। और इस वस्तु के द्रव्यमान को हमको 2 टाइम्स करना है। 2 टाइम्स मतलब दोगुना करना है। तो हमको पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। ये अब हमको क्वेश्चंस में जैसे दिया गया है कि हमको क्या करना है, डबल करना है। किसको? वस्तु के द्रव्यमान। तो वस्तु के द्रव्यमान को हमको क्या करना है, दोगुना। तो हमने कर दिया, ये लो भाई 1/2 वस्तु का द्रव्यमान हो गया 2m, यही ना। तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। अब यहाँ पे v² तो वही है, तो v² तो v² रहेगा ही। अब हम देखते हैं 1/2 2m दिया है, तो यहाँ पे 2m तो mv²। ठीक है, क्या 2 कट जाएगी क्या? यस, ये 2 कट गई और ये 2 कट गई, तो बचेगा क्या, mv²। अब अगर इसको हमको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1/2 mv² करना पड़ेगा। तो पहले था ये mv²/2 और अभी क्या हो गया है, mv²। क्या हो गया है, mv²। अब इसको इसी फॉर्म में लाना है तो ऊपर नीचे किसको करना पड़ेगा, 2 से गुणा करके 2 से भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 mv²/2। तो कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यही ना। क्योंकि ये देखो mv²/2, ये 2 क्यों किया हूँ, क्योंकि ऊपर में भी गुणा किया हूँ तो नीचे भी उसको भाग करना पड़ेगा ना, गुणा भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 और 2 किया हूँ क्योंकि हमको हमारे पास ये था, तो हमको इस रूप में लाना है। इस रूप में क्यों लाना है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है 1/2 mv²। तो हमको यहाँ पे ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई। अब ये फिर ये फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। ठीक, किसका हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। तो कितने गुना हुआ है, 4 गुना की आधी की 2 गुनी की अपरिवर्तित, कितने गुनी होगी, 2 गुना। तो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। गुड आफ्टरनून दिव्यानी, डिम्पी, मनीषा, ठीक है, सबका स्वागत है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चंस की ओर। ये बन जाएगा ना क्वेश्चंस, कुछ नहीं इसमें, बस आपको ये फार्मूला डालना है। फार्मूला में सीधा 1/2 mv², वो बोला है कि m को दुगना कर दो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 कैंसिल होगा तो बचेगा mv²। चूँकि हमको mv² नहीं चाहिए, हमको चाहिए 1/2 mv², तो हमको ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये लो, अब ये वाला फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का बन गया, तो कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी को 2 टाइम्स करना है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। ये लो, अब यहाँ पे ये बोला है कि वेलोसिटी को हमको क्या करना है, 2 टाइम्स करना है, दुगनी मतलब ये। ठीक है, अब होगा क्या, करके देखते हैं। k बराबर 1/2 mv² की जगह हमको क्या लिखना है, 2v। अब 2v का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 2v का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं k बराबर 1/2 m, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, v का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे कुछ कट रहा है तो कटा देंगे, तो यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूने 4। तो अब बच गया क्या, k = 2 mv², यही ना, 2 mv², यही बच गया है। अब क्या करें सर,
अब हमको चाहिए क्या, 1/2 mv² हमको चाहिए। अब जब हमको इसको 1/2 mv² चाहिए तो हमको इसको 2 से गुणा 2 से भाग करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mv² बटे 2/2। 2/2 क्यों क्यों क्योंकि हमको चाहिए 1/2 mv², तब क्या हो जाएगा 4 1/2 mv², यही ना, यही हो जाएगा। मतलब कितने गुना हो गया, तो कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। कितने गुना हो गया, 4 गुना। ठीक है, गुड आफ्टरनून भारती। चलो, तो 4 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पीएटी में, पीपीटी में। ठीक है, तो प्रयोगशाला में भी इनडायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिली थी। कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। वेरी गुड मनीषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, ये कोई हिंदी क्लास नहीं चल रही है, ना पॉलिटिक्स क्लास नहीं, थोड़ा सा फिजिक्स क्लास है ना। पेन वेन चलाया करो, क्योंकि क्वेश्चंस बनने चाहिए। हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन देखने को बहुत कम मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा के बारे में सत्य कथन है। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन है, सत्य है। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि गतिज ऊर्जा वस्तु के त्वरण पर निर्भर करता है क्या, नहीं। तो पहले सबसे पहले हमको जानना है गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा वस्तु के त्वरण पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो नहीं करती तो गलत है। ठीक है, क्योंकि करती है, यहाँ पे लिखा है ना m, तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये भी गलत। अब देखते हैं गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग के वर्ग है समान, सही है क्या, यस। क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो और यहाँ पे पहला दिया गतिज ऊर्जा वस्तु के त्वरण पे, तो त्वरण पे नहीं करता, किस पे करता है, वेग। क्योंकि यहाँ पे v दिया है, ना कि a दिया है, क्योंकि एसिलेरेशन a से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वाट अपॉन टी। तो यहाँ पे ये जो mgh है ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे mv दिया है, तो mv क्या होता है, p, संवेग। क्या होता है, संवेग। वो p पोटेंशियल है, यहाँ पे p मतलब संवेग, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। अगला है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो यही है, पूरा दिन भर से यही पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड भाई दिव्यानी। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किलोग्राम यहाँ पे ना एक 6 किलोग्राम है। कितना है, 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है, 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। कौन सी ऊर्जा पूछा है, गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 6 किलोग्राम। v की वैल्यू दी क्या, यस, v की वैल्यू क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो यहाँ पे इसको डालना है। तो k इक्वल टू mv²। ठीक है, mv²। तो व्हाट इज द k, 3 × 100 कितना आ जाएगा, 300 जूल। ठीक है, 300 जूल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 300 जूल। कितना हो जाएगा, 300 जूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ आ रहे हैं ना क्या चल रहा है, ऐसे ऊपर से थोड़ी आ रहा है।
समझ आ रहा है? दिव्यानी, मनीषा, भारती, डिम्पी, जितने भी जुड़े हो भाई, ऐसा तो नहीं किसी को नहीं समझ आ रहा है तो पहले वाली क्लास एक बार और देख लेना, और नहीं भी देखे होगा तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं चल रहा है, ठीक है? अभी बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है? अभी टॉपिक वाइज चल रहा है तो बेसिक बेसिक, उसके बाद जब मिक्स वाला कराऊंगा थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना आप लोग का जरूरी है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से फिजिक्स केमिस्ट्री शूटर रहता है, इधर उधर की तैयारी करते रहते हो, ठीक है? क्लियर है? चल, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वस्तु के मुक्त पतन, मुक्त पतन मतलब फ्री फॉल, और फ्री फॉल के बारे में मैंने क्या बताया है, तो बस यही पॉइंट पॉइंट को पकड़ना है, क्वेश्चन को ही पकड़ना है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। किसी वस्तु के मुक्त पतन, तो मुक्त पतन कहने मतलब यह है कि केवल और केवल जब कोई वस्तु गिरती है तो उसमें कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब किसी वस्तु पे केवल और केवल एक ही बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, उन गिरने को क्या बोलेंगे, मुक्त पतन बोलेंगे, फ्री फॉल। तो मुक्त पतन के दौरान उसके मार्ग में एक बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, कौन सी ऊर्जा बढ़ती है जब वो चीजें गिरती रहती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण जैसे कि नीचे है पृथ्वी, तो पृथ्वी के शीर्ष पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक। अब कोई चीज मान चलो यहाँ से गिर रही है, ठीक है, कोई चीज यहाँ से क्या कर रही है, गिर रही है, तो यहाँ से कोई चीजें जब गिरेगी तो इस समय और ये पृथ्वी और नीचे नहीं आती जाएगी, तो यहाँ पे तो और ज्यादा बल लगा हुआ है, तो सट से खींचने का कोशिश करेगा नीचे तरफ, तो जब ये कौन सी ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा, ठीक है? तो एक ही ऊर्जा है जो कि जितना जल्दी नीचे आते जाएगा फ्री फॉल की कंडीशन में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बस लगेगा, तो उस कंडीशन में केवल और केवल गतिज ऊर्जा ही क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि केवल एक बल फ्री फॉल के कंडीशन में काम आता है, और वो कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए गति के कारण संग्रहित ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थिति में परिवर्तन के कारण संग्रहित ऊर्जा, तापमान के कारण संग्रहित ऊर्जा, और प्रकाश के कारण संग्रहित ऊर्जा। तो इतने सारे आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको चुनना है कि स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया सकता है। तो प्रकाश के कारण से तो नहीं होगा, तापमान के कारण से भी नहीं होगा। अब दो, गति के कारण संग्रहित ऊर्जा और स्थिति में परिवर्तन के कारण संग्रहित ऊर्जा, ठीक। चलिए, स्थिति में परिवर्तन के कारण संग्रहित ऊर्जा को क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा, और गति के कारण ऊर्जा होगी इसको क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, और ये बोल रहा है किसी वस्तु की ऊंचाई बढ़ने पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगी? चलो, फॉर्मूला इसके लिए जानना जरूरी है तुम लोगों को। फॉर्मूला है एम जी एच। व्हाट इज द एच? हाइट, ठीक है, यही एच हाइट है, जी गुरुत्वीय त्वरण, और एम मास, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स, और ये आपका हाइट, ठीक है? चलो अब बताओ कि किसी वस्तु की ऊंचाई बढ़ने पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? चलो इधर ऑनलाइन वाले बच्चे, हाँ, सो चेक करूँगा मैं, लास्ट में चेक करूँगा, ठीक है? चलो बताओ इधर, किसी वस्तु की ऊंचाई बढ़ने पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे? P इक्वल टू एम जी एच। अब यहाँ पे आपको सीधा सा बोला जा रहा है कि आपको P की वैल्यू क्या करना है, बढ़ाना है, तो ऑटोमेटिक H की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये समानुपाती संबंध है, ठीक है?
तो P की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे H की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बस इतनी सी बात जानना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, और ये आपसे क्या पूछ रहा है कि एक लोलक के झूले के उच्चतम बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की स्थिति क्या क्या होगी। तो बढ़िया से सोचो, एक लोलक है, झूला है, और उस झूले के उच्चतम बिंदु पर, ये झूला जैसे देखते हो ना, तो इस पॉइंट पर अगर चला गया है, उच्चतम बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगी। ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी और गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। दोनों ऊर्जाएं बराबर होगी या दोनों ऊर्जाएं शून्य होगी। सभी बच्चे जितने भी जुड़े हो इसका आंसर करेक्ट दो, क्योंकि सबके साथ झूला झूलते हो। ठीक है, बड़ा वाला झूला। ठीक है, अब इस बड़े वाले झूले की स्थिति ऐसी है कि जितने भी बक्से हैं उन बक्सों में एक बक्सा ऐसा है जहाँ पे आप सबसे उच्चतम बिंदु पे हो। कहाँ पे हो? उच्चतम बिंदु पे हो। अब आपको इस उच्चतम बिंदु पे ये जानना है कि इस कंडीशंस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, फिजिक्स को प्रैक्टिकली समझो। ठीक है, तो अभी बताओ, किसी वस्तु की गति के कारण ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज। और वस्तु में स्थिति के कारण से जो ऊर्जा संचित रहती है उसको क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अब कंडीशन क्या बन रही है उसको थोड़ा ध्यान से सोचो, भापो, उसके बाद आंसर बताओ। तो मनीषा का आंसर आ चुका है। मनीषा बोल रही है बी। चलिए, क्या होगा इधर ऑप्शन वाले? आपका भी कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक झूला है जो कि उच्चतम बिंदु पर है। उच्चतम बिंदु पे जाता थोड़ा झूला रुकता है, गति नहीं करता, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? न्यूनतम। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? न्यूनतम। अब स्थितिज ऊर्जा चूंकि वहाँ पे स्थित है ना, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, चूंकि स्थिति के कारण से ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, और उसकी गति के कारण क्या हो जाएगी? न्यूनतम, क्योंकि वहाँ गति न्यूनतम कर रहा है, तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा न्यूनतम। चलो इसको दूसरे तरीके से बताता हूं मैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। पोटेंशियल इक्वल टू एम जी एच। चूंकि एच की वैल्यू क्या है भाई? मैक्सिमम है। एच की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। तो एच की वैल्यू मैक्सिमम, तो पी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो स्थिति जो क्या होगी? अधिकतम। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। मतलब अगर मैं के की बात करूं तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। वहां पे वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी कहाँ? ऊपर में जाके है ना, वहां थोड़ी वेलोसिटी है, वहां पे उच्चतम पॉइंट पे पहुंचा है, तो उस बिंदु पे तो रुका हुआ है वो। ठीक है, तो वहां पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वहां पे गति तो न्यूनतम होगी। ठीक है, गति क्या होगी? न्यूनतम होगी। तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या? बी इज द करेक्ट आंसर। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा क्या होगी? न्यूनतम होगी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस, स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, और ऑप्शन डी कैलोरी। चलिए बढ़िया प्रश्न है, सभी के सभी बताएंगे। वाट, जूल, न्यूटन, कैलोरी। चलो न्यूटन के बारे में बता दूं, न्यूटन फोर्स का एसआई मात्रक है। कैलोरी, कैलोरी भी ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। ठीक है, जूल आपके ऊर्जा का ही मात्रक है। ठीक है, और वाट शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति। चूंकि ऊर्जा कितने प्रकार की? दो। एक होती है क्या? गतिज ऊर्जा, और दूसरी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी जूल। क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, चलिए वाट किसका है? शक्ति, न्यूटन बल, और कैलोरी सीजीएस पद्धति में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा का प्रकार नहीं है? किसका प्रकार नहीं बोल रहा है? स्थितिज ऊर्जा का प्रकार नहीं है। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा और प्रकाश स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की उसके अंदर स्थिति के कारण जो ऊर्जा रहती है वो क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। तो बताइए प्रत्यास्थ, रासायनिक, प्रकाश, और उसमें से कौन सा नहीं है?
बढ़िया क्वेश्चन है। गुड आफ्टरनून अमुना। चलो जल्दी बताओ भाई, विच इज द करेक्ट आंसर? चलो देखो, किसी वस्तु की स्थिति के कारण ऊर्जा मतलब, देखो पहला तो यह है गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। भाई पृथ्वी अपनी जगह पर स्थित है और अपनी चीजों को क्या कर अपनी ओर आकर्षित कर ही रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा तो गुरुत्वाकर्षण ही है। ठीक है, हमको तो नहीं पूछा ना। प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ भी किसी वस्तु के अंदर आंतरिक इंटरनल एनर्जी, वो भी क्या है? स्थितिज ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा किसी वस्तु के रसायन, जो केमिकल, जैसे मोबाइल की बैटरी है उसमें रसायन है, तो उसमें स्थिति है कि नहीं है? गतिज ऊर्जा उनको बोलते हैं जो किसी वस्तु के गति के कारण हो। तो प्रकाश ऊर्जा में गति होता है फोटॉन्स की, इसकी फोटॉन। तो फोटॉन जब गति करता है तो ल्यूमिनेसेंस दिखाता है, प्रदीप्ति दिखाता है। तो प्रकाश ऊर्जा बिना गति के कभी नहीं हो सकता। तो प्रकाश ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा का प्रकार नहीं है, गतिज ऊर्जा प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। प्रकाश तभी होगा जब कोई चीज गति करेगी, इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे, फोटॉन्स गति करेंगे। ठीक है, विदाउट वेलोसिटी लाइट एनर्जी नहीं बन सकती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में, अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको, पढ़ाया था अभी, है ना? संरक्षी बल और असंरक्षी बल। संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बारे में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि संरक्षी बल क्या होता है, किस पर निर्भर करता है, और असंरक्षी बल किस पर निर्भर करता है। संरक्षी बल किस में डिपेंड करता है? देखो नोट्स निकालो। घर्षण बल कौन सा बल है? पक्का? देखो अच्छे से, ठीक है। संरक्षी बल असंरक्षी बल पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ाया था। कौन सा बल है? कौन? घर्षण बल। ठीक, चलो। संरक्षी बल मतलब पथ पर डिपेंड करेगा, और ये पथ पर डिपेंड नहीं करेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा। पक्का ना? पक्का लिखो नहीं, दिखाओ। तो किसमें है? चलिए, ठीक बता रहा हूं। देखो, गैर संरक्षी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? असंरक्षी बल। कैसे बल? असंरक्षी बल। ठीक है, और ये संरक्षी बल जो होता है ये पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता, ये पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, पथ पर निर्भर करता है। आपसे पूछा गया है क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या एक संरक्षी बल है, और दूसरा क्या दिया स्टेटमेंट कि घर्षण बल असंरक्षी बल का उदाहरण है। ठीक है, चलो अब बताओ। तो दोनों स्टेटमेंट देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, परिभाषा बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, संरक्षी बल में क्या होता है, ये ध्यान रखा जाता है कि संरक्षी बल दो बिंदुओं के बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? दूरी पे। गुरुत्वाकर्षण बल में हमने पढ़ा कि कोई दो वस्तुएं m1 और m2 जैसे जैसे 2 को हटाते जाएंगे उनके बीच की दूरी कम होती जाएगी। और ग्रेविटेशन फोर्स में हमने देखा कि Gf इंटू आर स्क्वेयर अपॉन m1 इंटू m2, मतलब r पे डिपेंड करता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, मतलब ये वाला पथ पे निर्भर नहीं करता। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। सही है। दूसरा, घर्षण बल एक गैर संरक्षी बल का उदाहरण है। गैर संरक्षी मतलब असंरक्षी, वो रास्ते पे डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल घर्षण बल मतलब जो खुरदुरा होगा, वो खुरदुरा वाला सतह और जो चिकना सतह होगा उसमें अलग अलग चीजें होगी। मैसेज में बॉल लिया और बॉल को किसी चिकने सतह पर लुढ़काया, तो लुढ़काने पर चिकने सतह में अच्छी दूरी क्या करेगा। लेकिन अगर मैं उसी को घर्षण बल वाले ज्यादा खुरदुरे वाले में करूं तो वो लुढ़केगा बहुत स्लो, बहुत कम दूरी तक ट्रेवल कर पाएगा। तो यहाँ पे घर्षण बल कैसा बल है? असंरक्षी बल, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है?
रास्ते पे, इस पे डिपेंड कर रहा है रास्ते पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। अब यहां पे आपको कैसे याद रहेगा, ठीक है, इसको देखते हैं। कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, याद कराने के लिए। ट्रिक, क्या ट्रिक है? तो क्या ट्रिक बताओ इसके लिए? मैं ट्रिक ही हो सकता है, बाकी समझाने के दृष्टिकोण से वही है। आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा यार, याद रखना है तो। चलो मैं बना देता हूँ। ये गैर संरक्षी बल क्या है? असंरक्षी बल। कैसा बल है? असंरक्षी, ठीक है। और ये क्या है? घर्षण। देखो अब ट्रिक बता रहा हूँ, काम चल जाएगा इसमें। ये क्या है? उल्टा 3, ठीक है। और ये क्या है? सीधा 3। खत्म, ठीक है। अब ये दिमाग में भेजे में घुसा ले रहा हो बस इतना, उसका हो जाएगा। और बाकी मेरे को कोई ट्रिक यहाँ से नहीं बन रहा है, इतना में काम चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, बाकी तो सब उसके बाद क्या हो जाएगा? यही जो बैरियर का काम करेगा। तो दो ही बल है जो असंरक्षी है, एक वायु प्रतिरोधी बल, कौन सा? वायु प्रतिरोधी बल, और एक कौन सा है? घर्षण बल। ये दोनों कैसा बल है? असंरक्षी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस। ऑल इन वाले बच्चे भैया थोड़ा दे ध्यान देना, ठीक है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चंस, जब किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध सिर पर उठाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? ये तो बहुत इजी है, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध सिर पर उठाया जाएगा, कहाँ पर उठाया जाएगा? सिर पर उठाया जाएगा, ये लो। तब जो बल लगेगा, मतलब आपको एंगल कौन सा बन रहा है वो देखना है। तो एंगल कौन सा बन रहा है भाई? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90। तो cos 90 इक्वल टू क्या? 0। क्या? 0। तो कौन सा एंगल बनेगा भाई? 0। तो किया गया बल क्या हो जाएगा? 0। कल बताया था ना ये एंगल कौन सा? 3 एंगल बनेगा। एक तो बनेगा cos 0 डिग्री, ठीक है। एक बनेगा cos 90 डिग्री और एक बनेगा cos 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताया था कि अगर cos 0 है तो वहाँ पे वैल्यू धनात्मक, cos 90 तो कितना? 0, और cos 180 -1। तो आपको ये देखना है यहाँ पे कि अगर दोनों एक डायरेक्शन पे काम हो रहा है, दोनों एक मतलब F और D, तो F और D दोनों एक डायरेक्शन पे है तो वहाँ पे धनात्मक आएगा। अगर एंगल कितना बन रहा है भाई? 90 अंश, 90 अंश, तो किया गया कार्य क्या होगा? 0। और यहाँ पे cos 180 अंश मतलब बल इस डायरेक्शन पे तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन से तो बल इस डायरेक्शन, दोनों की दिशा अलग अलग, तब कौन सा एंगल बनेगा? 180 अंश, क्योंकि यहाँ से लेके पॉइंट यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 180 अंश, ठीक है। चलिए, तो ये कल के क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। तो अगर कोई चीज़ को अगर आप सिर के ऊपर रखे हो तो कोई बल नहीं लग रहा है ना, तो वहाँ पे 90 डिग्री और किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कार्य को परिभाषित करने के लिए क्या आवश्यक है? केवल बल का होना, केवल विस्थापन का होना, बल और विस्थापन दोनों का होना, और डी बल और विस्थापन दोनों का होना, और बल की दिशा में विस्थापन होना। ऑनलाइन वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी भी है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी की डी? सभी बच्चे आंसर देंगे, जितने बच्चे जुड़े हो, हरीश, मनीषा, डिम्पी, यमुना, दिव्यानी, जितने भी हो, ठीक है, सबके सबका आंसर देना कंपलसरी है, ठीक है। तो कार्य क्या है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे उसमें क्या होगा? विस्थापन। और विस्थापन क्या है? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे कार्य हुआ है। अब जब कार्य हुआ है तो हमको ये ध्यान रखना है कि किया गया कार्य किस डायरेक्शन पे है। तो किस डायरेक्शन पे? जिस डायरेक्शन पे आपने क्या लगाया है? फोर्स। तो जिस डायरेक्शन पे आपने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन पे आपका क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी, कि बल और विस्थापन दोनों का होना और बल की दिशा में विस्थापन का होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में कार्य नहीं होता? ऐसी कौन सी स्थिति जिसमें कार्य नहीं होता, आपको यह बताना है। एक व्यक्ति एक दीवार को धकेलता है और उसे विस्थापित नहीं कर पाता। अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कि एक व्यक्ति किसको धकेल रहा है भाई? है ना, दीवार को धकेल रहा है और उसमें विस्थापित
नहीं कर सकता। कल एग्जाम्पल बताया भी था मैंने करके। दूसरा स्टेटमेंट, एक कुली 10 किलोग्राम के बोझ के समतल जमीन पर ले जाता है। एक रेलगाड़ी को रोकने के लिए मंदक बल लगाया जाता है और एक वस्तु पर क्षैतिज से थीटा एंगल बनाते हुए बल लगाया जाता है और वस्तु क्षैतिज दिशा में विस्थापित होती है। तो विच इज द करेक्ट आंसर कि वर्क नहीं हो रहा है। तो वर्क नहीं होगा तो इसके लिए कंडीशन ये है कि W इक्वल टू एफ इंटू डी। आप फोर्स लगाइए और उसमें क्या कीजिए, स्थिति में परिवर्तन कीजिए, डिस्प्लेसमेंट कीजिए। लेकिन आपने दीवार को धकेला लेकिन वो विस्थापित नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ मतलब कार्य नहीं हुआ। तो कार्य नहीं हुआ मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि आपको पूछा भी गया है ना, कार्य नहीं होता। बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। एक कुली 10 किलोग्राम के बोझ को समतली जमीन पर ले जा रहा है मतलब बल भी लग रहा है और विस्थापन तो हो ही रहा है। एक रेलगाड़ी को रोकने के लिए मंदक बल बिल्कुल हो रहा है। एक वस्तु पर क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए एक बल लगाया जाता है और वस्तु क्षैतिज दिशा में क्या होती है, विस्थापित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में, जब किसी हल्की और एक भारी वस्तु का संवेग समान होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे सिर्फ ये पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि संवेग P इक्वल टू क्या, एम वी, P इक्वल टू क्या, एम वी, और आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv के जगह हम क्या डालेंगे, p, और चूंकि हमको v बचा हुआ है, एक v तो बचा हुआ है ना, तो हमने एक v को यहाँ पे यूज किया, क्या किया, यूज किया। चलिए अब आपसे पूछा क्या गया है कि एक हल्की और एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। चलो बनाओ भाई, ठीक है, सभी बच्चे बनाएंगे इसको। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। किसी हल्की और भारी वस्तु का संवेग समान है, क्या समान है, संवेग, तो पी इक्वल है बोल रहे हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। चलिए यहाँ पे भारती का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया भारती। ठीक है, तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है भाई, आपसे ये पूछा गया है कि अगर हम संवेग को समान कर देंगे दोनों के लिए, तो यहाँ पे संवेग का अगर हम दोनों के लिए समान कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी चाहे हल्की रहे चाहे क्या रहे, भारी रहे, तो इसको हम समान कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब 1:1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। एक समान वेग से खुरदुरे क्षैतिज तल पर चलने वाली वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। मैंने कल आप लोग को ट्रिक बताया था, एक समान वेग से खुरदुरे क्षैतिज पर चलने वाली वस्तु पर किया गया कार्य, तो वस्तु है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यही ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन मैंने क्या बताया था, याद करो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है क्या भाई, आपका धनात्मक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में किसी वस्तु को उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, अभी हमने देखा क्या होता है, ऋणात्मक। चलिए आप सबको बता दूं, चाहे आप सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, साध्य PSC एकेडमी अपनी न्यू बैच लाई है, तो सभी बच्चे जो अब तक शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती या सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की लिंक दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक पुख्ता मुकाम पर ला सकते हैं। अभी क्लास थ्योरिटिकल चल रही है जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। तो जितने भी प्रतिभागी हैं वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।